तो आज हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है और जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो है एक से तीन क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है टॉपिक जो है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकारों की ज़रूरत पड़ी। तो हम आइए डिटेल में देखते हैं वीडियो में, और हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार कितने हैं और मौलिक अधिकारों की क्या नीड थी। दोस्तों अगर बात करें पहले नंबर का जो अधिकार है वो है जी है दोस्तों समानता का अधिकार। ये पहला मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में है। अब बात करें अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकेगा, मीन्स कोई पार्शलिटी नहीं करेगा। आगे है बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को प्राप्त है। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 15 में ही चौथा पार्ट है के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब बात करें इसमें अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। और अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि इसके अनुसार अस्पृश्यता का मीन्स अनटचेबल जैसे बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। अब बात करें संविधान 18 अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18(2) में बताया है कि इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, विदेशी पुरस्कार जब भी किसी भारतीय निवासी को दिया जाता है तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अलाउ करते हैं तभी उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आपका मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। और पहला अगर बात करें अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। और 19A में उनका जो है बताया गया है कि क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। और संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। बात करें अनुच्छेद 19(b) की, तो इसमें उन्होंने बताया कि 19(b) के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(c) में बताया है कि भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19(d) में ये कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, मीन्स फ्री टू मूव, आप लोग कहीं पे घूम सकते हैं। और अनुच्छेद 19(e) में बताया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, हालांकि अब इसमें भी अलाउ कर दिया है। फिलहाल रूल ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर आप कहीं पे भी अपना निवास बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(g) में ये बताया है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको है, आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अब बात आगे करें, इसमें बताया है कि जो है किसी भी व्यक्ति को
तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। सेकंड, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और थर्ड पॉइंट यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब बात करें किस कार के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये 21 का के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 22 के अनुसार ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अब दोस्तों बात आगे करें तो तीसरे नंबर पर आता है आपका शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार, और ये जो है 23-24। जी हाँ दोस्तों, 23 और 24 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार या बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए और सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। और राज्य इस सेवा में धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। और आगे दोस्तों बात आगे करें तो अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है किसी भी खतरनाक काम में लिप्त नहीं होंगे या कोई भी खतरनाक काम उनसे नहीं करवाया जाएगा। अब बात आगे करें तो फोर्थ नंबर पर जो आपका मौलिक अधिकार आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जी हाँ, ये दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में जो है बताया गया है कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर जो है दोस्तों, कर होता है टैक्स, यानी टैक्स के लिए कोई बाउंड नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मीन्स कुल मिला के ये है कि धार्मिक प्रोग्राम के लिए किसी को बाउंड नहीं कर सकते हम कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल होना ही है या इस धर्म को मानना ही है। तो इस तरीके से आप ये स्वतंत्रता जो है दी गई थी। अब बात करें पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये अनुच्छेद 29 से 30 तक के बीच में है। अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाएं, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूल, वंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। और अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा, और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई भी विभेद नहीं करेगा। दोस्तों 6 नंबर पे जो मौलिक अधिकार आता है वो आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाहियां न्यायालय के द्वारा करवाता है। और इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन अनुच्छेद 32 को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। जिसमें दोस्तों पहली रिट की बात करें तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। सेकंड है परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों या एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर पा रहे हों, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अब बात करें थर्ड, तो थर्ड नंबर पर आपका है प्रतिषेध। जी हाँ, यह निम्न न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाली निषेधाज्ञा जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी विशेष मामले में कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब बात करें फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर आता है उत्प्रेषण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले पर सुनवाई कर चुका हो। फिफ्थ नंबर पर आता है अधिकार प्रच्छा। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करें मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन क्या है? अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को उचित पालन कर सकें और उनके अनुशासन उनसे जो है अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि, मार्शल लॉ लागू हो या मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। ये और वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है। अब आगे बात करें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषणा होने पर उनके द्वारा, अब दोस्तों आप यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। मीन्स राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में जितने बार भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें उनका निलंबन कर सकते हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किए जा सकते। ये आप दोस्तों याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके मैं बता देता हूँ। और जो नोट में उन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमारे मौलिक अधिकार जो है कितने हैं और उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और मौलिक अधिकार जो है हम भारतीय नागरिकों के लिए किस तरीके से जो है कारगर साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो जो है लगातार मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।